नमस्कार। एक आशंका जो सच साबित हो गई। भूपेश बघेल के पुत्र चेतन बघेल की गिरफ्तारी उनके जन्मदिन वाले दिन ही हो गई। भूपेश बघेल की गिरफ्तारी से जुड़े ढेर सारे वीडियो बनाए थे। घपले घोटाले के नामजद आरोपी हैं भूपेश बघेल। बीती 10 मार्च को जब ईडी ने उनके ठिकाने पर शराब घोटाले वाले मामले में छापेमारी की थी और उसके कुछ ही दिन बाद यानी 26 मार्च को सीबीआई ने महादेव सट्टा वाले मामले में छापेमारी की थी। वो छापेमारी सिर्फ भूपेश बघेल या चेतन बघेल के ठिकाने पर नहीं थी, उसके साथ कई और ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। आज यानी 18 जुलाई की सुबह 6:30 बजे ईडी की 12 सदस्यों की एक टीम जब भूपेश बघेल के यहाँ सीआरपीएफ के जवानों के साथ पहुंचती है तो भूपेश बघेल को इस बात की जैसे कि पहले से आशंका थी, वो अपने घर से पैदल बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत करते हैं और ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दबाने की कोशिश। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था, इस समय सत्र में आने दिया गया। गहराई से समझने वाली बात है कि भूपेश बघेल के दाएं बाएं समझे जाने वाले पप्पू बंसल और विजय भाटिया की कुछ ही दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी और आमने सामने बिठाकर जो पूछताछ हुई उससे जो नए अपडेट्स मिले उसके बाद चेतन बघेल की गिरफ्तारी हुई है। पिछली गिरफ्तारी में भूपेश बघेल के यहाँ जब 33 लाख रुपए की नकदी मिली थी तब भूपेश बघेल उसे बेहद कम बता रहे थे, जबकि ईडी की ओर से यह दावा किया गया था कि चेतन बघेल शराब घोटाले मामले के एक प्रमुख लाभार्थी हैं। भिलाई के खुर्सी पार के रहने वाले पप्पू बंसल और विजय भाटिया के लिए भूपेश बघेल का प्रेम इस कदर उमड़ता था कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को वो नागवार गुजरते थे, लेकिन कई मौकों पर मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल ने पप्पू बंसल को अपना छोटा भाई बताया था। जब शराब घोटाले वाले मामले में ढेर सारे कलेक्शंस हो रहे थे, खूब सारे पैसे आ रहे थे, ढेर सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, तब भी मीडिया के एक बड़े वर्ग को सारी जानकारी थी, लेकिन मजबूरी और परिस्थितियों की पत्रकारिता ने तब भी खबरों को कहीं ना कहीं दबा के रखा। जबकि शराब घोटाले वाले मामले में लगातार ईडी छापेमारी कर रही थी, तब भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तब कह रहे थे कि केंद्र के इशारे पर राजनीतिक कारणों से छापेमारी हो रही है। लेकिन भूपेश बघेल के बेहद करीबी मंत्री कवासी लखमा, जिन्हें अनपढ़ जानने के बावजूद आबकारी मंत्री बनाया गया था, वो बीती 15 जनवरी से जेल में है। उन्हें जमानत नहीं मिल रही है, 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। कवासी लखमा की कोई दलील काम नहीं आ रही है। और तो और शराब घोटाले के पैसे से बनाया गया सुकमा का कांग्रेस कार्यालय हो या कवासी लखमा का अपना बंगला हो रायपुर का, सब कुछ सीज कर दिया गया है। जबकि चेतन बघेल की गिरफ्तारी भी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ की गई है। ढेर सारे सबूत इकट्ठा किए, उसके बाद भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने दूसरी बार बड़ी ही इत्मीनान से छापेमारी की। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर सारी बातों को समझने की कोशिश की, उन हालातों को जायजा लिया जब पुलिस से भी धक्का मुक्की शुरू हो गई और पुलिस के डंडे को पकड़कर यह बताने की कोशिश की गई, देखो लाठी चार्ज शुरू हो गया है, लाठी चल गई है। यानी कुल मिलाकर हो हंगामे की वो सारी कोशिशें की गई जिससे सुर्खियां बटोरी जा सके, नारेबाजी की औपचारिकता भी हो रही थी। लेकिन इस बीच भूपेश बघेल विधानसभा पहुंच गए और जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों का उन्हें साथ मिला और इस मामले में जिस तरह की अब राजनीति हो रही है उसे भी हम गहराई से समझेंगे। फिलहाल ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें जिसे देखना, जानना, समझना आपको बहुत जरूरी है। अब सबको ये लगना चालू हो जा रहा है कि एक बड़ा नेता माननीय भूपेश बघेल जी जो लगातार मुद्दे उठाते आ रहे हैं, उनको दबाने का प्रयास या उनकी छवि खराब करने का प्रयास ये लगातार किया जा रहा है। आज का छापामारी तो कोई विशेष नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि कल विधानसभा में प्रश्नकाल में के दौरान इन्होंने हमारे पूर्व सीएम माननीय श्री भूपेश बघेल जी और विधायक की पूरी टीम वहां पर धरना प्रदर्शन में बैठे थे और कल का विधानसभा में व्यवस्था हुई है। ऐसा आज नवभारत प्रेस में रमन सिंह का विधानसभा अध्यक्ष का आया है। बड़ा सवाल यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने पत्रकारों से पूछा जाए ना कि किस मामले में आज ईडी की रेड हुई है, तो कोई बताने को तैयार नहीं, क्योंकि 3-4 मामले चल रहे हैं। शराब घोटाला चल रहा है,
साथ ही साथ आपका महादेव सट्टा चल ही रहा है, इसके अलावा आपका कोयला घोटाला चल रहा है। तो अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं कि अभी तक, मतलब दोपहर के 12 बजने वाले हैं, कि किस घोटाले के तहत ईडी की टीम आई हुई है। लेकिन हाँ, शराब की संभावना ज़्यादा लग रही है। देखिए, जो ईडी कार्रवाई है, जब भी कांग्रेस पार्टी अडानी का मामला उठाती है तब दबाव बनाने के लिए इस तरह की ईडी कार्रवाई होती है। करीब अरेस्ट करने के उपरांत 5 दिन का कस्टडी रिमांड मांगी है, जिस पे आपत्ति की गई है। वैसे चेतन बघेल को ये सुर्खियां पहली बार नहीं मिली है। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महादेव गेमिंग ऐप यानी महादेव सट्टा के प्रमोटर शुभम सोनी ने एक वीडियो जारी किया था और साफ तौर पर बिट्टू भैया उर्फ चेतन बघेल के बारे में कुछ गहरी बातें की थी। साथ में भूपेश बघेल का भी नाम साफ तौर पर लिया था। रायपुर के एसपी प्रशांत अग्रवाल के बारे में भी कुछ गहरी बातें शुभम सोनी समझा रहा था। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे, वो फिर लेके गए। वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए। हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। एन विधानसभा चुनाव के पहले नवंबर 2023 का वो समय था जब ये वीडियो जारी हुआ था। तब कांग्रेस की ओर से एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया आई थी, चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतने जा रही है, तो बदनाम करने के लिए इस तरह के वीडियो जारी किए गए। लेकिन चुनाव परिणाम आया, सारे एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को झूठा साबित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के महज 3 महीने के भीतर भूपेश बघेल महादेव सट्टा वाले मामले में नामजद आरोपी बन गए और शराब घोटाले मामले में भी ताबड़तोड़ छापेमारी तो पहले ही चल रही थी। लेकिन यहाँ कुछ बड़ी बात हुई, वो ये हुआ कि ईओडब्ल्यू और एसीबी जिसे रोका गया था राज्य सरकार की ओर से, उन्हें फ्री हैंड छोड़ दिया गया और देखते ही देखते कुछ अन्य मामलों में सीबीआई की भी एंट्री हो गई। यहाँ से चेतन बघेल के बारे में बारीक जानकारियां जुटाई गई। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते किस तरह से चेतन बघेल ने अपने बिल्डर के कारोबार को फलने फूलने दिया, विट्ठलपुरम नामक एक कॉलोनी बनाई और इस कॉलोनी से जुड़ी हुई कुछ गहरी बातें भी थी, जहाँ दावा किया गया कि भूपेश बघेल की बेटी दीप्ति बघेल जिस कॉलेज में पढ़ाती थी, उस कॉलेज के एक प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शर्मा के ऊपर कुछ सुपारी किलिंग जैसा हमला होता है। कुछ लोग इसे ऑनर किलिंग का नाम दे रहे थे, लेकिन विनोद शर्मा किसी तरह बच गए। उनकी कई हड्डियां तोड़ी गई, उन्हें एयरलिफ्ट करवा कर दिल्ली ले जाया गया। लेकिन विट्ठलपुरम कॉलोनी में रीवा के भाड़े के हमलावरों को रुकवाया गया था। जांच में ये बात सामने आई कि चेतन बघेल का राइट हैंड समझे जाने वाला प्रवीर शर्मा इसका मास्टरमाइंड है। इस मामले में चेतन बघेल और दीप्ति बघेल को भिलाई 3 के थाने में लाकर जब पूछताछ हुई, तब दूसरी बार चेतन बघेल और ज्यादा लाइमलाइट में आए। कल रात को 8 बजे पुलिस वालों द्वारा बयान दर्ज कराने के लिए मुझे बुलाया गया था। उसी संबंध में बयान दर्ज कराया। अभी तो विवेचना चल रहा है, बाकी वो पुलिस वाले बताएंगे। हालांकि जब दूसरी बार ज्यादा सुर्खी में आए तब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन 4 घंटों तक पूछताछ हुई, मोबाइल जब्त हुआ और चेतन बघेल के बारे में तब भी ढेर सारी जानकारियां मिली। अब उसी नई जानकारियों के आधार पर पप्पू बंसल हो या विजय भाटिया हो या कुछ और इनपुट प्रॉपर्टी की जानकारी हो, उस आधार पर अब जब छापेमारी हुई है तो ये तीसरा मौका है जो चेतन बघेल को एक बार और सुर्खियां मिली। यहाँ एक बात समझने वाली है, जिस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर भूपेश बघेल के घर के पिछले दरवाजे पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब हमारा भी विरोध हुआ, क्योंकि हमने भूपेश बघेल की गिरफ्तारी की आशंका पहले ही जता दी थी। चेतन बघेल की गिरफ्तारी को लेकर भी हमने पहले भी कई बार दावा किया था। हमारी आशंका और हमारी खबर जब सच साबित होने जा रही थी, तब हमारा ग्राउंड जीरो पर किस तरह से विरोध हुआ। हमें मीडिया बाइट लेने से रोका जा रहा था, लगातार हूटिंग हो रही थी। तमाम विषम हालातों में भी हमने सिर्फ आपके लिए वो ग्राउंड रिपोर्टिंग की। आप पत्रकार से मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले 3 बार से ईडी आके जा चुकी है, उनको क्या मिला है आज तक क्यों नहीं बता पाई? आज तक बाहर 33 लाख मिला बता रहे थे। 33 लाख तो उनकी संपत्ति है, वो तो कभी भी सकती। इतने बड़े किसान है, 33 लाख
हमें डराने धमकाने की पहले भी कोशिशें की जाती रही। महादेव सट्टा के प्रमोटर शुभम सोनी हो या रवि उप्पल हो, उन्होंने 1-1 करोड़ के मानहानि के नोटिस दिए और परोक्ष रूप से जिस तरह से समझाने की कोशिश की गई कि जिससे हमारी जान को खतरा हो, लेकिन साफ तौर पर हम बता देते हैं राष्ट्रबोध एक मिशन है। ये अकेला पवन केसवानी नहीं बल्कि हमारी एक पूरी टीम है, जहां देश और समाज के लिए हम समर्पित भाव से लगातार लगे रहेंगे। न हम रुकेंगे न हम झुकेंगे। कवर्धा में जब भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, हमने लगातार जन भावनाओं से जुड़ी हुई खबरों को दिखाया। बीरनपुर में जिस वक्त भुवनेश्वर साहू की निर्ममता पूर्वक कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने हत्या की थी, तब भी हम पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। और आज एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, कुछ ऐसे हालात निर्मित करने की कोशिश की गई, लेकिन हम पसीने से तरबतर होकर भी मिशन मोड पर सामान्य तरीके से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। काम के बाद ये पसीना बहुत अच्छा लगता है। आज भूपेश बघेल के घर के बाहर जब ईडी की छापेमारी हुई ग्राउंड जीरो पर, सारी तस्वीरों को समझने की कोशिश की। पसीना बहुत है, उमस है, काम तो करना है, ऐसे पसीने अच्छे लगते हैं। तारीख 23 अगस्त 2023 को जिस वक्त भूपेश बघेल का जन्मदिन होता है, तब वो मुख्यमंत्री थे। तब उनके 2 OSD आशीष वर्मा और मनीष बंछोर के अलावा उनके अधिकृत पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा के ठिकाने पर महादेव सट्टा वाले मामले में छापेमारी हुई थी। आज जब चेतन बघेल का जन्मदिन है तो ईडी की छापेमारी हुई है। जाहिर तौर पर तारीखों के संयोग के साथ कुछ राजनीतिक बयानबाजी न हो तो ये भी कुछ अधूरा सा लगता है। भूपेश बघेल ने भी इन तारीखों को लेकर खुलकर लिखा और सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी ये बात बताने से नहीं भूले, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। तो साहब, ऐसी हरकतों को भूलना भी नहीं चाहिए। इंसान 2 बातों को कभी नहीं भूलता, जो उसके साथ अच्छा किया गया हो और वो बातें जहां उसे सजा मिलती है। तो मुझे लगता है कि आज वक्त सजा का है। किसी भी पिता के लिए कोई अच्छा अनुभव तो नहीं होगा कि उसके बेटे के जन्मदिन पर उसे गिरफ्तार किया जाए, और खासकर भूपेश बघेल जैसा इतना बड़ा कद्दावर जो खुद को अभी भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की राजनीति का पर्याय मानता है। तो साहब को बुरा तो लगा ही होगा, वो इसे भला कैसे भूलेंगे। राष्ट्र और समाज की बेहतरी के लिए राजनीति के माध्यम से कुछ लोग सब कुछ त्याग कर आते हैं, लेकिन ऐसे लोग काफी बिरले होते हैं। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे बुरे होते हैं। जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, देश और समाज का भला होगा। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है, गलत लोग अक्सर राजनीति को या तो अपने कारोबार का या खुद के बचाव का कोई माध्यम बना लेते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान भी रहना होगा और हमें देश और समाज के हित में राजनीति के प्रति जागरूक होकर आगे आना होगा, अपना योगदान देना होगा राष्ट्र के लिए। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्र ही सर्वोपरि। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आज के इस अंक के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से बना रहे, ताकि हम कुछ और बेहतर प्रस्तुति दे सकें। नमस्कार।